गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह, महावीर कॉलेज। और ये कक्षा 11 से 2 चैप्टर और बचे हैं, विपणन और परियोजना। इसको हम लोग आज ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद कक्षा 12 में 4 चैप्टर हैं, तो इस तरह से उसको भी इस हफ्ते में ख़त्म करके सोमवार मंगल बुधवार तक सामान्य निर्धारित विषय हमारा ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद जुलाई से हम लोग ट्रेड का विषय इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे। और व्यवसायिक शिक्षा के बारे में आपको हमने बता ही दिया है, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। इसका वीडियो भी आपके पास है, इस ग्रुप में पेज भी हैं। और इसमें पर उद्यमता का विकास, तो आइए देखते हैं। विपणन, बाजार, मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग का अर्थ आप अच्छी तरह से मैंने कई बार बताया है आपको पिछले वीडियो में, क्रय विक्रय से लगाया जाता है। और विपणय का आसन है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ की आप मार्केटिंग करते हैं, तो वो जैसे मेडिसिन, दवा का ले लीजिए, जो टाटा बिरला वगैरह लोग करते हैं, मोटरसाइकिल, हुंडई कार, ये सब चीज़ें जो इनकी जो बाज़ार की जाती है, वो मार्केटिंग कहलाती है। इससे उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। उसमें पैकेजिंग भी आती है और उसके साथ साथ कुछ और भी उसमें गिफ्ट वगैरह रहते हैं, तो ये मार्केटिंग होती है। लोग दुकानों की आजकल मार्केटिंग कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह की भी, तो ये मार्केटिंग है। और विक्रय वो चीज़ है जैसे कि आप घर में गेहूँ उगाए और गेहूँ को आपने 1400 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया में एक सीधे बेच दिया, तो वो विक्रय हो जाता है। तो मुख्य रूप से विक्रय और मार्केटिंग का अर्थ यही है। और विपणन की आगे इसमें हम देखें और इम्पोर्टेंट में इसके अर्थ तो यही हो गया विपणन का। और विक्रय से आप इसकी तुलना भी कर लेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है, विक्रय का अर्थ है कि सीधे उपभोक्ताओं को अपनी चीज़ बेच दीजिए। इसमें लाभ कमाना मतलब विक्रय की मात्रा बढ़ाकर, जैसे कि आपने 2000 का गेहूँ आपका है, तो उसको आपने 2400 रुपये में बेच दिया, तो बस इतना ही लाभ कमाना होता है। तो विक्रय का शब्द जो है वस्तु तथा सेवाओं का स्वामित्व है। और विपणन का अर्थ है कि वस्तु और सेवाओं के साथ हस्तांतरण और ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि है। विक्रय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि विपणन का उद्देश्य ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि के पश्चात लाभ कमाना होता है। विक्रय का क्षेत्र सीमित है और विपणन का क्षेत्र व्यापक है। मेडिसिन का मैंने आपको बताया, गेहूं का एक लिमिटेड है, आप गांव से उगाएंगे मंडी तक बेच देंगे। तो यह विक्रय की प्रवृत्ति जो है परंपरागत है, जो हम लोग की चली आ रही है। और विपणन की प्रकृति जो है आधुनिक होती है, मतलब इस तरह से हम लोग बेचते हैं। कई कई नियम, कई लोग उस पर एक तो गिफ्ट करके बेचते हैं। तो आधुनिक रोज़ रोज़ बदलता रहता है। विपणन ही व्यवसाय है और विपणन व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसको पीटर एफ ड्रकर ने कहा। और विपणन समाज को जीवन स्तर भी प्रदान करता है। और विपणन के बहुत से महत्व हैं। विपणन एक व्यवसाय का आय स्रोत है और विपणन से जो है मनुष्यों का जीवन स्तर भी उठता है। इसमें अधिक रोजगार, मतलब भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है। अब गेहूँ बेचने में कोई रोजगार तो होता नहीं, लेकिन अगर आप मेडिसिन की मार्केटिंग करते हैं तो रोजगार भी मिलता है। विपणन के कार्य क्या हैं, तो क्रय और एकत्रीकरण की व्यवस्था करता है ये। कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे आटा ही आपको बनाना है, पैकिंग करना है, तो कच्चा माल आप गांव से लाएंगे, फिर उसको पैक करेंगे और उसको फिर बेचेंगे। परिवहन की इसके अंदर व्यवस्था करनी पड़ती है। दवा अगर आप बेच रहे हैं तो मोटरसाइकिल आपको चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद इसमें भंडारण भी इसमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका भंडारण भी आपको करना होगा। और मूल्य का निर्धारण भी करना होगा। किसी का दाम अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, तो वस्तु की बाजार की प्रकृति की दशाओं को देखकर इसका आप वो भी करेंगे। और उत्पाद का चयन एवं विश्लेषण। उत्पाद का अर्थ मैंने बार बार आपको बताया है, ऐसी वस्तु व सेवा, उत्पाद दोनों है, वस्तु या सेवा से ही है इसका अर्थ,
जो व्यक्ति और व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। तो उत्पाद दोनों, ऐसा नहीं कि आपका गेहूं ही उत्पाद है, सेवा भी आपकी उत्पाद है। आप अगर डॉक्टर हैं तो आप सेवा दे रहे हैं तो वो भी एक उत्पाद है आपका, और इसमें आवश्यकता से अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। उत्पाद आपका ऐसा होना चाहिए। इसके बाद इसमें उत्पाद का अगर आपको चयन करना है तो वो टिकाऊ होना चाहिए। सब बहुत आसान सी चीज़ है कि उत्पाद ऐसा हो कि ग्राहक उसको लंबे समय तक यूज कर सके। जैसे कपड़े हैं, कार है, फर्नीचर है, फ्रिज है, टेलीविज़न है। वस्तु में टिकाऊपन ना होना, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसमें आवश्यकता की संतुष्टि तो चाहिए लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह पाते। जैसे दूध है, आटा है, क्वालिटी होनी चाहिए इसके अंदर, तो टिकाऊ नहीं भी होते हैं और कुछ टिकाऊ भी होते हैं। तो ऐसे उत्पाद का चयन करते हैं हम। और बाज़ार का अर्थ क्या है? बाज़ार तो हर आदमी जानता है कि लोग बाज़ार करने जा रहे हैं। तो ये लैटिन भाषा में मार्केटस से इसकी मतलब इससे हुआ कि जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है वहाँ हम बाज़ार कहते हैं उसको। लेन देन किया जाता है उसे हम बाज़ार कहते हैं। तो बाज़ार की प्रकृति ये है कि उपभोक्ता किसी वस्तु को नगद खरीदना चाहता है तो वस्तु का प्रत्यक्ष वितरण किया जा सके। तो इसमें ग्राहकों की संख्या अधिक और लंबे वितरण मार्ग को अपनाना पड़ता है। तो बाज़ार की प्रकृति कुछ इस तरह से होती है। बाज़ार आप सब लोग जानते हैं। और बाज़ार में का स्थिति का अगर आप ज्ञान करें तो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना होता है आपको बाज़ार में। जैसे आप कोई फैशन का, किस तरह का फैशन चल रहा है, उपभोक्ता की रुचि क्या है, और सरकार की नीति क्या है, बाज़ार की प्रवृत्ति क्या है, मंडी में हम अपना गेहूँ बेचें या सीधे रिटेल पर बेचें या गांव में ही बेच दें। तो बाज़ार कई जगह हो सकती है, आपकी गांव में भी हो सकती है। और इसके लिए समाचार पत्रों में इसकी अक्सर सूचनाएं भी आपको प्रकाशित होती रहती हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बिक रही है। बाज़ार का सर्वेक्षण करना, देखिए कोई भी उत्पाद अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले मार्केट का सर्वे करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कि हम जैसे मान लीजिए एक उदाहरण अगर हम ले लें एक आटे का, तो उसकी देखेंगे कि मांग कहाँ है, कुल मांग कितनी है। कोई भी उत्पाद आप लगाएं, कोई भी इंडस्ट्री लगाएं तो बाज़ार की मांग को आप ज़रूर समझें। और बिना मांग किए बहुत लोग होते हैं जो कि बिना बाज़ार का सर्वे किए अपना लगा देते हैं इंडस्ट्री और बाद में वो फेल कर जाते हैं। तो इसके आधार पे कि कैसी बाज़ार है हमारी, बाज़ार को विभिन्न खंडों की बाज़ार होती है तो उसमें आप उसको हमेशा समझें। मांग की लोच और मूल्य का लोच के आधार पर भी इसको समझें कि कभी रेट हमारा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो बाज़ार से हमेशा सूचना प्राप्त करें। और सूचनाएं प्राप्त करना ये बहुत ही ज़रूरी है। फील्ड में थोड़ा सा जाके उसमें अनुसंधान करें कि आपका किस तरह की बाज़ार आप है और क्या चीज़ आप बना रहे हैं और उसको किस तरह से आपको बेचना है, किस दाम पे बेचना है। तो बाज़ार सर्वेक्षण में मुख्य रूप से जो है मांग आपको देखना होता है, उसके साथ निर्यात की मात्रा देखना होता है, उपभोक्ता की आदत देखनी होती है। कभी वो गेहूं का आटा खाता है, कभी बाजरे का आटा खाता है। और व्यक्तिगत व्यवहार भी आपका काम आता है इसमें। और बदलता हुआ फैशन में कभी आपका कुछ भी मांगा जा सकता है आपके ही उत्पाद से संबंधित कि भाई जैसे आप मेडिसिन पैरासीटामॉल बेच रहे हैं तो वही पैरासीटामॉल सिप्ला भी बेचती है, केडला भी बेचती है। तो उस हिसाब से आप उसका रेट, ट्रेड सब कुछ आपको देखना होता है। पैकिंग भी मायने रखती है। वही पैरासीटामॉल थोड़ा अच्छा पैकिंग में जाएगा, वही पैरासीटामॉल थोड़ा दूसरे टाइप की पैकिंग में जाएगा तो उसका बिकेगा, उसका नहीं बिकेगा, भले दाम उसका ज़्यादा हो। तो पैकेजिंग का भी इसमें बहुत ही महत्व होता है। बाज़ार में आप अपने उत्पाद को करें। तो अब छोटा छोटा देखते हैं क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। विपणन का कार्य क्या है, विक्रयण करना, और विपणन का मुख्य तत्व क्या है, वितरण करना, भौतिक वस्तु कौन सी है, टीवी भी है, बिजली भी है, बैंकिंग भी है, ये सारी भौतिक वस्तुएं हैं आपकी। और उत्पाद का विश्लेषण आप करिए तो वही रूप, रंग, पैकेजिंग, कीमत, उपभोक्ताओं की रुचि, ये सब चीज़ें इसके उत्पाद के विश्लेषण में आ जाती हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो और इसमें व्यापारिक बैंक का क्या मतलब है,
भारत में व्यापारिक बैंक का श्री गणेश 1806 में ही हो गया था। जीके है ये। आज भारत में लगभग कुल बैंक 276 से ज़्यादा हैं, जिसमें 196 ग्रामीण बैंक हैं, स्टेट बैंक हैं और 7 करीब सहायक बैंक हैं, 20 राष्ट्रीय बैंक हैं। खैर अब तो प्राइवेट हो रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी मतलब व्यापारिक बैंक जो हैं आपके, इनसे जो है आप लोन वगैरह लेके काम करते हैं। ये पूछता है एक अच्छे विक्रेता के 2 गुण लिखिए। दुकानदार का जो है आजकल देखते हैं आप दुकानदार में तो माल विक्रय करने के लिए उनके ग्राहक को आकर्षक करने की क्षमता होनी चाहिए। और ग्राहक भगवान होता है, तो उसकी रुचियों पसंद को की अधिक जानकारी रखिए। विपणन और विक्रय में देखिए अंतर यहाँ पर आपको ज़रूर पूछेगा। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि विपणन और विक्रय में अंतर क्या है। मैं पेज में भी दे दूँगा, इसको आप समझ सकते हैं। और बाजार विभक्तिकरण क्या है? तो बाजार उन सभी व्यक्तियों से मिलकर बनता है जो किसी उत्पाद या वस्तु का क्रय करना चाहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अथवा ग्राहक अपनी इच्छा और आवश्यकताओं के अनुसार जो है उसको खरीदता है। तो परिणाम स्वरूप वह वस्तु का क्रय करता है अथवा करना चाहता है, मतलब क्रय भी करता है या चाहता भी है। तो एक व्यवसायी को सभी ग्राहक का एक विपणन मिश्रण का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी ग्राहकों को वो संतुष्ट कर सके। तो बाजार का यही विभक्तिकरण इसे आप कहेंगे। अर्थ भी अगर आप अच्छे से समझ लें तो किसी वस्तु या सेवा का के समस्त बाजार को उप बाजार में विभक्त करने की प्रक्रिया। जैसे कि आप दवा बेचते हैं तो एक डीलर बनाते हैं और उसके बाद एक सब डीलर बनाते हैं। तो उसी तरह से आप जो है सभी उप बाजार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो बाजार का विभक्तिकरण करना, एक या एक से अधिक उप बाजार बनाना ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके। तो ये आपका बाजार का विभक्तिकरण है। विपणन का क्या अर्थ है, परिभाषा दीजिए। आप जान ही रहे हैं विपणन का अर्थ क्या है, कि वही क्रय विक्रय से ही इसका अर्थ है। और इसकी इसकी जो है सीमा ज़्यादा है। कई ज़िले में आप दवा बेच सकते हैं वही दवा को, लेकिन गेहूं है तो आपका जो रेट यहाँ बिकेगा वही रेट बलिया में बिकेगा। तो विपणन का मतलब यही है। और विपणन का महत्व यही है कि सब इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है और समाज के लिए भी ये रोज़गार उत्पन्न करता है। उपभोक्ताओं की को भी बहुत से चॉइस मिलती हैं कि नहीं भाई इनका सामान लो या उनका सामान लो। और विपणन के कार्य आप जान ही रहे, भंडारण करना ज़रूरी है, मूल्य का निर्धारण करना ज़रूरी है और जोखिम भी इसके अंदर आता है। दूसरा हम आते हैं चैप्टर परियोजना का चयन। देखिए परियोजना कोई भी आप लगाते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। तो पहली बात तो प्रोजेक्ट का मतलब वही है कि व्यवसाय के अनेक बार विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में जो अनुबंध आपको करना है या किसी संस्था से करें, निश्चित समय पर सेवा प्रदान करने का जो अनुबंध होता है उसी को हम परियोजना कहते हैं। मतलब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसका सरकार से ही आपने संबंध किया कि नहीं साहब हम आपका इतना लोन लेंगे और इतने समय में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, तो इसी को हम परियोजना कहते हैं। और परियोजना की विशेषताएं ये क्या है, उद्यम अथवा परियोजना की लाभप्रद को दर्शाता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उद्यमी स्वयं के आंतरिक कलह से बहुत सी चीज़ों को छोड़ देता है, अपनी गलतियों को ध्यान में नहीं देता है, तो उससे उसकी परियोजना गड़बड़ा जाती है। और इसके मुख्य चरण क्या हैं परियोजना के? कोई भी परियोजना अगर आप लगाते हैं, चाहे प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो मार्केट और बाज़ार का ज्ञान आपको होना चाहिए, सामग्री का ज्ञान होना चाहिए कि कच्चा माल, मान लीजिए आटा मिल लगा रहे हैं तो वहाँ आस-पास हमें गेहूँ मिल जाए। दूसरी चीज़ तीसरी आपकी पूँजी, भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, फुटकर खर्च, ये सारी चीज़ों का ये चरण है। ये जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दर्शानी होंगी। मशीनरी आप बहुत ही है कि अच्छी मशीन हो और वो कहाँ से खरीदी जा रही हैं। श्रम शक्ति क्या है, उसमें लेबर कितने रखेंगे आप, तो ये चीज़ें। परियोजना को चयन करते समय आप ध्यान में ये हमेशा रखेंगे कि उद्यमी को उसकी योग्यताएं, सीमाएं और कार्य क्षमता, ये 3 चीज़ का ध्यान तो रखना ही होगा। और उचित अवसरों को भी आप एक चुनाव करेंगे, उचित अवसर की हमेशा खोज करेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग मैंने आपको बनाया कि नया व्यवसाय प्रारंभ करना है तो सबसे आता है कि किस योजना में पूंजी लगाएं। तो परियोजना का चयन करना, प्लान करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर।
और इसके से लाभ भी यही होता है आपको, कार्यशील पूंजी का प्रबंध करना। बैंक से ऋण लेंगे तो एक तो आपकी स्थायी पूंजी हो जाएगी जो लग जाएगी, दूसरी कार्यशील पूंजी 1 2 3 जरूर रहनी चाहिए, जिससे कि आप बाज़ार में अपने प्रोडक्ट को रन करा सकें और कच्चा माल आसानी से आपको प्राप्त हो सके। उद्योग का पंजीकरण भी सहायक करने में या करना ज़रूरी है। और इसका मूल्यांकन अगर आप करेंगे तो सैद्धांतिक एक मूल्यांकन होता है, एक व्यवहारिक होता है और एक तकनीकी होता है। मशीनरी में व्यवहारिक में बाजार में आ जाता है और सैद्धांतिक रूप से कि ये सही रहेगा कि नहीं। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? तो सम विच्छेद विश्लेषण एक लाइन में समझ लीजिए कि वह बिंदु जहाँ पर लाभ और हानि बराबर हो जाता है उसे हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। तो इसमें लाभ और हानि के को दर्शाया जाता है सम विच्छेद बिंदु में। इसमें आप जो है जहाँ लाभ हानि बराबर हो जाते हैं उसे बिंदु को हम सम विच्छेदन बिंदु कहते हैं। परियोजना रिपोर्ट के अंग अगर आपसे पूछता है तो उत्पाद का चयन करना, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, वित्त की व्यवस्था करना, भूमि भवन का चुनाव करना, कर्मचारियों का चयन भर्ती करना, प्रतिष्ठान स्थल चुनना, कहाँ दुकान खोलेंगे, पंजीकरण कराना, कच्चे माल को प्राप्त करना, मार्केटिंग करना। और उत्पाद का चयन अगर आपको करना है तो ये आपको बाज़ार का सर्वेक्षण आपको करना होगा। कोई भी, चाहे वो आटा हो, चावल हो, इसका आप बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको बाज़ार में आजकल मशरूम भी चल रहा है तो मशरूम को भी, या मटर है उसको भी लोग बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको बाज़ार का सर्वे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हर में 10-5 लाइन लिखनी रहती है, 2 नंबर का सवाल होता है। और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए आप हमेशा तकनीकी सुगमता को देखेंगे कि आपका विद्युत देखेंगे, बिजली आपको मिले, परिवहन सुविधा मिले, जल की सुविधा मिले, वित्तीय आपको मिले, कारखाना चालू करने से पहले का खर्च क्या है, भूमि और भवन क्या है, मशीनों को व्यवस्था देखें। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। अब एक छोटा सा उदाहरण अगर आप ले लें, बहुत सी है, बाइसिकल की चेन कवर है का प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार करना है आपको, या पेपर पिन का प्रोफाइल तैयार करना है आपको। तो ये छोटा प्रोजेक्ट कोई भी आप ले लें तो आप इसके हेडिंग्स को देख लें तो वही परिचय आपको बताना होगा, क्षेत्र बताना होगा कि कहाँ कहाँ आप इसका बेच सकते हैं, उत्पादन लक्ष्य आपको बताना होगा, निर्माण का विवरण आपको देना होगा, भूमि तथा भवन की स्थिति बतानी होगी, किराए पे है कि आपका है, कच्चे माल की आवश्यकता आपको कितनी है, मशीनरी तथा साज सज्जा आपका कैसा रहेगा, स्टाफ और श्रमिक कितने रहेंगे आपके, संस्था के खर्च प्रति माह क्या आएंगे, ये भी आपको, जिसमें पैकेजिंग, बिक्री और ये सब केमिकल्स वगैरह रहेंगे। कार्यशील पूंजी प्रति माह कितना लगेगा, कार्यशील पूंजी में आपका कच्चा माल, स्टाफ और जो है संस्था के खर्चे, थोड़ा अन्य खर्चे होते हैं बिजली बिजली से रिलेटेड। और कुल पूंजी का निवेश तो 2 ही तरह का होता है, मशीनरी, साज सज्जा और कार्यशील पूंजी 3 माह के लिए ज़रूर होनी चाहिए। और निर्माण की लागत प्रति माह कितनी आती है ये भी आपका एक टॉपिक बनेगा। कुल विक्रय आप कितना करेंगे प्रति माह और कुल लाभ कितना निकालेंगे, तो वही कुल बिक्री से निर्माण लागत आप निकाल देंगे तो वो आप 12 महीने जोड़ का गुणा कर, 1 महीने का आ जाएगा, 12 महीने का गुणा कर देंगे 12 महीने आ जाएगा। तो इस तरह से और प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ बटा बिक्री, तो लाभ बटा बिक्री गुणे 100 कर देंगे तो वो आ जाएगा। और अगर आप पूरे निवेश पर लगाएंगे तो जो आपका पूंजी निवेश भी है उसको भी जोड़ देंगे और वार्षिक लाभ भी आप वार्षिक लाभ लेंगे तो गुणे 100 कर देंगे तो वो दूसरा आ जाएगा। तो इसको तैयार करने के लिए छात्रों ये चैप्टर ही लगभग ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर और कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। प्रोजेक्ट वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है, 2 चैप्टर ये आज ख़त्म भी हो जाएगा आपका। इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको, नई चुनौती स्वीकार करना, मतलब कोई भी चुनौती, उद्योग लगाएंगे तो चुनौती तो आएगी ही आएगी, जोखिम आपको उठाना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसमें चुनौतियों का हमेशा प्रोजेक्ट में, परियोजना में रहता है। तो परियोजना नियोजन क्या है, प्रत्येक युवा उद्यमी उद्योग प्रारंभ करता है तो रिपोर्ट आख्या बनाना बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग इसी को कहते हैं, जिसमें लाभ आप दिखाएंगे, वही जो पीछे हेडिंग बताई हमने वो सारी चीज़ें आप बताएंगे उसके अंदर। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है, स्वॉट एनालिसिस क्या है? SWOT, एस माने स्ट्रेंथ, W माने वीकनेस, O माने अपॉर्चुनिटी अवसर, और थ्रेड माने T माने थ्रेट। तो इसका मतलब स्वॉट इस तरह से पूछ देता है कि इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए आपके अंदर, थोड़ी वीकनेस भी होनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी हमेशा आप अवसर खोजते रहें, और थ्रेट थोड़ा हमेशा भय भी आपके अंदर रहना चाहिए कि हमारा बाज़ार में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उसके बाद सीमांत लागत क्या है? तो किसी व्यवसाय के वर्तमान उत्पाद में एक इकाई या एक से अधिक इकाई उत्पादन करने पर कुल लागत में वृद्धि कमी होती है, तो यह सीमांत लागत कहलाती है। मैं इसको पेज में भी देता हूँ, आप इसको समझ लें। परियोजना का अर्थ क्या है, इसकी विशेषता बताइए। 5 लाइन 10 लाइन में ये उत्तर आपको देना रहता है। और संविच्छेदन बिंदु क्या है? तो वही है, ये लाभ हानि के बीच में ग्राफ बनता है, और इसके अंदर जो है जहाँ पर वह बिंदु जहाँ पर लाभ हानि बराबर हो जाता है उसे हम संविच्छेदन बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। और छोटा क्वेश्चन वही, परियोजना के विभिन्न चरण बता दीजिए, और परियोजना रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है 10 लाइन में लिख दीजिए। 4 बिंदु उसके बता दीजिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, और कोई एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को थोड़ा सा बताना रहेगा तो आप उसको बता सकते हैं किस प्रकार से तैयार की जाती है, तो सारी हेडिंग्स आप दे सकते हैं। तो अवसरों के विश्लेषण से क्या है, अवसर आपका क्या है बाज़ार में, कंपनी की छवि आपकी कैसी है, परिवहन की व्यवस्था कैसी है, कंपनी का प्रबंध कैसा है, कर्मचारी कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो है अवसरों के विश्लेषण को समझाती है। तो वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा, 20 मिनट 21 मिनट का, और खैर इतना तो क्लास में चलता भी है। और ये इसके बाद हम कक्षा 12 से आपको देंगे, उसमें 4 चैप्टर हैं, ज़्यादा नहीं है, उसको भी आप पढ़ लेंगे तो वो भी आपका एकदम पूरा कॉन्सेप्ट है वही चीज़, बार बार उसको थोड़ा दोहराया गया है। 11-12 2 खंड में करके, और 100 नंबर का पेपर है, और 20-21 सवाल इसके अंदर आते हैं, कुछ 1 नंबर के, 2 नंबर के, और 8 नंबर के, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन को जोड़ के 1 क्वेश्चन बना देता है। तो आसानी से आप इसमें 3 पेज, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो 70-72% हर लड़का पाता है इस पेपर में। आज तक मेरे 26 साल के रिकॉर्ड में आप कॉलेज में आए देखें तो सबको वही मिला हुआ है, क्योंकि प्रश्न को छोड़े ना, और उसके अंदर जरूर लिखें। लिखना ही क्या है, पर्यावरण लिखना है, ग्रामीण विकास लिखना है, उद्यमता का विकास लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों आज के लिए। और 1 जुलाई से हम लोग कॉलेज में अपना जो नए एडमिशन, क्योंकि सारे टीचर जाएंगे ही जाएंगे, तो आपका जो एडमिशन वगैरह है वो भी अस्थाई आप ले सकते हैं। एनसीसी के लिए जब आप मार्कशीट और टीसी जमा करेंगे तो उस समय आपको एनसीसी का फॉर्म दिया जाएगा। तो जुलाई के लास्ट में आपका वो भी आ जाएगा, तो उस समय आपको एनसीसी के फॉर्म भी वितरित हो जाएंगे। तो मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।